जय हिंद। इस वीडियो में हम प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं। जैसे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण को समझेंगे और दोस्तों प्रकाश स्रोत के बारे में समझेंगे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु को समझेंगे, प्रकाश के किरण के बारे में समझेंगे, प्रकाश के परिकिरणन के बारे में समझेंगे, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को हम पूरा एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि प्रकाश चैप्टर में जितना भी लगभग टॉपिक होता है उस टॉपिक को इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए प्रकाश यानी कि लाइट, प्रकाश को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर भाई प्रकाश होता क्या है, यानी कि प्रकाश क्या है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा भाई बता दीजिए कि प्रकाश से क्या होता है, यानी कि लाइट से क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि प्यारे सर लाइट से क्या होता है। लाइट रहती है तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से देख पाते हैं। अगर मान लीजिए प्यारे सर कि दिन का समय है तो दिन के समय में जब सूर्य भगवान जो है निकले होते हैं तो पूरा जो हर तरफ उजाला उजाला रहता है तो हम हर एक चीज़ को अच्छे से देख पाते हैं, हम अपने काम को कर पाते हैं। अगर मान लीजिए कि रात हो गया तो सूर्य भगवान डूब जाते हैं तो हम बिजली को जला देते हैं या फिर लालटेन को जला देते हैं और उस समय हम क्या करते हैं कि वहाँ से लाइट को प्राप्त करते हैं और फिर हम अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं, हर एक चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि लाइट से हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो यानी कि अगर आप साधारण भाषा में बोले लाइट की यानी कि प्रकाश का परिभाषा दीजिएगा तो आप इसको ऐसे कहिएगा कि प्रकाश ऐसा साधन या माध्यम है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, बस यही ना कहिएगा। लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि यह एक उचित परिभाषा है, यानी कि यह क्या एक अच्छा डेफिनेशन है? अरे भाई नहीं ना, अच्छा डेफिनेशन है। तो उचित परिभाषा क्या होगा दोस्तों, इस वीडियो में हम उसको भी पूरा एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं, ठीक है। तो उचित परिभाषा क्या है तो ध्यान से सुनिए। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। अब दोस्तों इस परिभाषा को भी हम पूरा एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो एक्सप्लेन करने से पहले हम क्या करते हैं कि इस परिभाषा को यहाँ पे बोर्ड पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया है कि इस डिफिनेशन को लिख लिया है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिए इस परिभाषा में आप लोगों को दो शब्द में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। पहला तो दोस्तों ऊर्जा और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हम समझ लेते हैं कि ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। देखिए याद रखिएगा हमेशा कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा को अंग्रेजी में हम एनर्जी बोलते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि गर्मी बोल लीजिए या फिर ऊष्मा बोल लीजिए। ऊष्मा या फिर गर्मी एक ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है। और दोस्तों आप लोग एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि प्रकाश में हमेशा ऊर्जा यानी कि गर्मी रहती है। कहने का मतलब है कि आप एक बल्ब को जला दीजिएगा और फिर दोस्तों जब आप बल्ब के करीब अपने हाथ को ले जाइएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। बहुत ज़्यादा ही नहीं, कम महसूस हो। जैसे आप एलईडी बल्ब के पास अपने हाथ को ले जाते हैं तो थोड़ी कम गर्मी महसूस होगी। वही आप बड़ा बड़ा बल्ब के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, यानी कि ज़्यादा ऊष्मा लगेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको ऊष्मा महसूस हो रहा है, गर्मी महसूस हो रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर सूर्य भगवान से भी प्रकाश हमको प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पर भी देखिएगा जब सूर्य भगवान आकाश में पूरा अच्छे से निकले हुए होते हैं तो उस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा पड़ती है। तो यानी कि प्रकाश में ऊष्मा और गर्मी होता है। और आप जानते हैं कि गर्मी या फिर ऊष्मा क्या है, एक एनर्जी है, यानी कि एक ऊर्जा है। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। तो देखिए एक बात दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश जो है यह एक तरंग है, ठीक है, यानी कि वेव है। तरंग को अंग्रेजी में वेव बोलते हैं। अब तरंग क्या होता है इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। जिस तरंग को चलने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि किसी खास मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए ध्वनि के माध्यम से। आप दोस्तों ध्वनि के बारे में जानते होंगे, ध्वनि बोल लीजिए, साउंड बोल लीजिए या इसको आवाज़ बोल लीजिए, सब एक ही होता है। देखिए अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो यह जो आवाज़ है आपके मोबाइल के स्पीकर से निकल रहा होगा और दोस्तों इस आवाज़ को आप अच्छे से सुन पा रहे हैं। ये इसलिए सुन पा रहे हैं कि क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वायुमंडल है, वायुमंडल में ही
वायु रहता है तो आप वायुमंडल बोल लीजिए या फिर वायु बोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वायु है, वायु मतलब कि हवा है, इसलिए दोस्तों आप मेरी आवाज़ को अच्छे से सुन पा रहे होंगे। लेकिन वही दोस्तों आप चंद्रमा पे चले जाइए या फिर इसी मोबाइल को लेकर अंतरिक्ष में चले जाइए, ठीक है, और वहाँ पे दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखिए या फिर किसी भी वीडियो को देखिए, वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वास्तव में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो आवाज़ है आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। यह इसलिए दोस्तों क्योंकि चंद्रमा पर और अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, यानी कि हवा नहीं है। अब आप लोग कहिएगा कि सर चंद्रमा या वह अंतरिक्ष में नेट कहाँ से चलेगा भाई, वहाँ पर टावर थोड़ी रहता है। अरे भाई मान लीजिए, मानने का तो आप कुछ भी मान सकते हैं। या फिर दोस्तों आप अपने माता पिता से बात करते होंगे, तो आप अपने माता पिता, गुरुजन या फिर बहुत आप जितने भी पृथ्वी पर जितने भी आवाज़, चिड़िया हो गई, इन सभी की आवाज़ को इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है। लेकिन वही आप चंद्रमा पे चले जाइए, अंतरिक्ष में चले जाइए, तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल यानी कि हवा नहीं है, वायु नहीं है, तो इसलिए दोस्तों आप वहाँ पे आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त चल गए चंद्रमा पे, और आपके दोस्त जब आपसे कुछ बात कहेंगे ना, तो आपका दोस्त बोलेंगे, लेकिन आपको उनका, आपके दोस्त की बात अच्छे से सुनाई नहीं देगा। आपको ऐसे लगेगा कि आपका दोस्त ऐसे मुंह को चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में बोल रहे हैं और वह आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है। इसीलिए दोस्तों क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वायु नहीं है। लेकिन जो प्रकाश होता है दोस्तों, यह जहाँ हवा है वहाँ भी चल सकता है, और जहाँ हवा नहीं है वहाँ भी चल सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ हवा नहीं रहता है उसे हम निर्वात बोलते हैं, यानी कि वैक्यूम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। कहने का मतलब है, देखिए आप जानते हैं कि पृथ्वी पर हवा है यानी कि वायुमंडल है, तो आप जानते हैं कि जब सूर्य भगवान पूरा आकाश में निकलते हैं तो चारों तरफ उजाला हो जाता है, या फिर आप लाइट को जलाइएगा रात में तो चारों तरफ उजाला हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर क्या प्रकाश चल रही है, लाइट चल रही है। लेकिन दोस्तों वही अगर आप निर्वात में चले जाते हैं, निर्वात कहने का मतलब चंद्रमा पर, निर्वात किसे कहेंगे, जहाँ पे हवा नहीं हो। चंद्रमा पे चले जाते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो वहाँ पे हवा नहीं है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी प्रकाश चलेगा। चूँकि आप देखते होंगे वीडियोस में कि चंद्रमा पर हमारे वैज्ञानिक गए हैं, और वैज्ञानिक देखिएगा जब बातचीत करते हैं, या फिर ऐसे आप वीडियो में देखे होंगे कि चंद्रमा पर भी उजाला रहता है, चूँकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर भी पड़ता है। और आप जानते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रकाश चल रही है, चारों तरफ उजाला दिख रहा है। अंतरिक्ष में भी वैसा ही है, अंतरिक्ष में भी आपको उजाला दिख जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चल रही है, यानी कि चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में भी चल रही है, और पृथ्वी पर भी चल रही है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जो प्रकाश को हम विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं। चूँकि विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है कि ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए किसी खास मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। चूँकि प्रकाश यहाँ पर भी चल रही है और वहाँ पर भी चल रही है, तो इसको कोई खास माध्यम की जरूरत नहीं है। देखिए हवा भी माध्यम हुआ और निर्वात भी माध्यम हुआ। निर्वात मतलब कि जहाँ हवा नहीं है वह भी माध्यम हुआ, तो यह किसी भी माध्यम में चल सकती है। लेकिन ध्वनि को हमने देखा कि यह हवा में ही चल रही है, निर्वात में नहीं चल रही है। तो ध्वनि को चलने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों आप लोग क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम प्रकाश स्रोत के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि दोस्तों लाइट सोर्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए प्रकाश का कुल मिलाकर मुख्यतः दो ही स्रोत है। प्रकाश का कितना स्रोत है भाई, तो प्रकाश का भाई दो स्रोत है। पहला है दोस्तों प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों मानव निर्मित, यानी कि दोस्तों नेचुरल और मैनमेड। अब दोस्तों प्राकृतिक स्रोत क्या होता है और मानव निर्मित स्रोत क्या होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए उससे पहले हमको समझना होगा कि प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, इसके भी परिभाषा को समझ जाइए। तो देखिए जहाँ से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। या जैसे आप समझते हैं कि जहाँ से हमको विद्या की प्राप्ति होती है उसे हम विद्या का स्रोत कहते हैं। जहाँ से हमको फल की प्राप्ति होती है उसे हम फल का स्रोत कहते हैं। तो यही स्रोत का मतलब यही होता है। अब देखिए प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मानव निर्मित स्रोत है। अब प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन आ जाएगा भाई, तो आप जानते हैं कि सूर्य से भी हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सूर्य क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है। चूँकि सूर्य को हम लोग थोड़ी बनाए हैं भाई, ये तो हमें ईश्वर ने दिए हैं। और हिंदू धर्म में भाई सूर्य भगवान को खुद एक ईश्वर माना जाता है कि सूर्य क्या है, ईश्वर है। तो प्राकृतिक स्रोत में दोस्तों सबसे पहला नंबर पे आ जाएंगे सूर्य,
और दूसरा दोस्तों आप लीजिएगा तो तारे भी प्राकृतिक स्रोत में आ जाएंगे। चूंकि दोस्तों आप जानते हैं कि सूर्य भी एक तारा है और सूर्य से भी हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है और तारे से भी हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, और मानव निर्मित में भाई क्या क्या आ जाएगा, तो भाई मानव निर्मित में बहुत सारी आ जाएंगी, जैसे कि क्या बल्ब हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं दोस्तों कि बल्ब को हम लोग बनाए हैं और बल्ब से क्या होता है, हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है, यानी कि हमको लाइट मिलता है। तो बल्ब भी हो जाएगा, मोमबत्ती भी हो जाएगा, लालटेन भी हो जाएगा आदि, यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भी दोस्तों आप आदि लगा सकते हैं, आदि लगा दीजिए या फिर इत्यादि लगा दीजिए, बात बराबर है। इसका मतलब है कि और भी बहुत सारी चीज़ है जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप प्रकाश स्रोत के बारे में समझ गए होंगे कि जहाँ से प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी कि लाइट सोर्स बोलते हैं। प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक स्रोत है, दूसरा मानव निर्मित स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो प्राकृतिक स्रोत में आपका सूर्य हो जाएंगे, तारे हो जाएंगे आदि, यानी कि और भी बहुत सारी चीज़। चूंकि आप जानते हैं कि तारा भी हमको प्रकाश देता है और तारे को और सूर्य को ईश्वर बनाए हैं, तो ये प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे। और मानव निर्मित स्रोत को अंग्रेजी में मैन मेड बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि बल्ब भी प्रकाश देता है, मोमबत्ती भी प्रकाश देता है, लालटेन भी प्रकाश देता है, यानी कि लाइट देता है। और इन तीनों को जो है हम लोग बनाए हैं, इंसान बनाए हैं, इसीलिए दोस्तों इसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग प्रकाश स्रोत के बारे में समझ गए होंगे। तो अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों कि मिटा लेते हैं। अब हम लोग दोस्तों प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, प्रदीप्त वस्तु को अंग्रेजी में दोस्तों हम बोलते हैं लूमिनस, और दोस्तों अप्रदीप्त वस्तु को अंग्रेजी में हम बोलते हैं नॉन लूमिनस। और प्रदीप्त वस्तु क्या होता है और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, जिन वस्तुओं के पास खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश में ऊष्मा होती है, यानी कि गर्मी होती है, तो आप ऊष्मा को भी जोड़ सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जलता हुआ बल्ब का उदाहरण ले सकते हैं, जलता हुआ बल्ब के पास खुद का प्रकाश है, या आप केवल बल्ब भी कह सकते हैं। चूंकि बल्ब को किस लिए बनाया गया है, प्रकाश के लिए ही बनाया गया है। तो बल्ब भी क्या हुआ, एक प्रदीप्त वस्तु हो गया। लालटेन भी हो गया, चूंकि लालटेन के पास भी खुद का प्रकाश होता है। मोमबत्ती भी हो गया, या सूर्य भी हो गए, और दोस्तों तारा भी हो गया। यह सब प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। जिसके पास अपनी प्रकाश हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और दोस्तों एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। तो देखिए, प्रदीप्त के आगे अ लग गया है, और बहुत जगह दोस्तों अ का अर्थ होता है नहीं, यानी कि नहीं प्रदीप्त वस्तु। नहीं प्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु प्रदीप्त न हो उसे हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। या फिर इसका पैसे भी कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं के पास खुद की प्रकाश नहीं होती है, वह दूसरों की प्रकाश से चमकते हैं या फिर दिखते हैं, उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि मार्कर हो गया, मार्कर के पास खुद का प्रकाश नहीं ना है। जब मान लीजिए कि अभी दिन का समय है, तो जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ेगा तो हम इस मार्कर को देख पाएंगे, चूंकि देखने के लिए प्रकाश आवश्यकता है। रात का समय हो गया तो हम लाइट को जला लेंगे, मोमबत्ती को जला लेंगे, लालटेन को जला लेंगे, तब यह मार्कर दिख जाएगा। तो मार्कर क्या हुआ, इसके पास खुद की प्रकाश नहीं है, तो ये अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा, यानी कि नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दोस्तों प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है, और अप्रदीप्त वस्तु को अदीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड भी एक अप्रदीप्त वस्तु हुआ, चूंकि इसके पास भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। मोबाइल को ही देख लीजिए, मोबाइल के टॉर्च के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोबाइल भी क्या हुआ, अप्रदीप्त वस्तु हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग अप्रदीप्त वस्तु को भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यह सब जो है आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसीलिए दोस्तों हम आपको बता दिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग प्रकाश की किरण के बारे में समझ लेते हैं। प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इसके परिभाषा को समझ लेते हैं, यानी कि डिफिनेशन को समझ लेते हैं, तभी हम इसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्रकाश की किरण किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा प्रकाश के चलने के पथ को हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। पथ मतलब होता है रास्ता, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश जिस रास्ते से चलती है उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों किरण को जो है हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है, रेखा से करके दर्शाते हैं।
ऐसे करके। देखिए जैसे मान लीजिए कि सूर्य ही हो गए, तो सूर्य जो है आप प्रकाश जब देंगे तो वह सूर्य से जिस रास्ते से होकर प्रकाश आएगा वो सभी किरण कहलाएगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि ये सूर्य है, तो आप जानते हैं कि यह खूब मात्रा में प्रकाश देंगे, तो प्रकाश देंगे तो किरण की प्रकाश चलेगा, तो जो चलने की पथ होती है उसी को ही किरण कहेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश निकल रही है तो हम इसको ऐसे दर्शाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, किरण होता है, रेज होता है। तो यही होता है किरण का मतलब, प्रकाश के चलने के पथ को हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। अब दोस्तों एक होता है किरण पुंज, तो किरण पुंज क्या होता है उसको भी आप लोग समझ लीजिए। किरण पुंज को अंग्रेजी में दोस्तों हम बीम बोलते हैं। अब किरण पुंज किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं किरणों के समूह को यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जब बहुत सारी किरणें होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, यानी कि हम क्या बोलेंगे, उसको बीम बोलेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक टॉर्च बना लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर कोई टॉर्च है, वैसे तो टॉर्च की तरह दिख नहीं रहा, लेकिन मान के चलिए कि यह टॉर्च है। और दोस्तों टॉर्च से जो प्रकाश निकलेगा वो किरण के माध्यम से निकलेगा। ठीक है, चूंकि जानते हैं कि प्रकाश जब चलती है तो जिस रास्ते से होकर चलती है उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो यहाँ से चल रही है तो इन सभी को हम किरण कहेंगे। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे किरण है कि नहीं, तो दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे किरण पुंज। और दोस्तों एक टॉर्च में बहुत सारी किरणें रहती है, तो इसीलिए टॉर्च को क्या कहेंगे, किरण पुंज भी बोल सकते हैं। टॉर्च की किरणों को किरण पुंज भी बोल सकते हैं। या दोस्तों आप सूर्य का भी उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, तो आप जानते हैं कि सूर्य से जब प्रकाश आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रकाश थोड़ी आता है, बहुत सारा प्रकाश निकलता है, खूब बहुत सारा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सब किरण है, ठीक है, यह सब किरण है। तो यहाँ पर भी दोस्तों यह सभी किरण पुंज कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों किरण पुंज का भी प्रकार होता है। किरण पुंज का 3 प्रकार होता है। कौन कौन होता है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट बनाएंगे किरण पुंज का प्रकार। दोस्तों किरण पुंज जो है यह 3 प्रकार का होता है। पहला तो दोस्तों होता है अपसारी किरण पुंज, इसको दोस्तों अंग्रेजी में हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, इसको दोस्तों हम अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। और दोस्तों तीसरा होता है समांतर किरण पुंज, इसको अंग्रेजी में दोस्तों हम बोलते हैं पैरेलल बीम। अब चलिए दोस्तों हम बारी बारी से करके समझते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है और समांतर किरण पुंज क्या होता है। इससे रिलेटेड भी दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे अपसारी किरण पुंज के बारे में। ठीक है, अपसारी किरण पुंज को दोस्तों अंग्रेजी में हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। तो दोस्तों इसकी परिभाषा होती है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर या फिर एक बिंदु से उठकर अलग अलग दिशाओं में फैलती है, उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब इसको याद करने का तरीका क्या है भाई, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए अपसारी में सबसे पहले अप लगा है। अप मतलब होता है उठना, उठना बोल लीजिए या फिर निकलना बोल लीजिए। एक तरीके से फिजिक्स के भाषा में अप मतलब उठना ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप निकलना भी समझ सकते हैं। अप मतलब उठना। तो अप से याद रखिएगा कि एक बिंदु से उठेगी, यानी कि एक बिंदु से निकलेगी और अलग अलग दिशाओं में फैलेगी, उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी किरणें आ रही है, बहुत सारी किरणें हैं, यानी कि किरण पुंज होगी। यानी कि देखिए अलग अलग दिशाओं से आ रही है और एक बिंदु पे आके मिल रही है, तो यह जो दोस्तों किरण पुंज हो गया, यह अपसारी किरण पुंज का उदाहरण हो गया। या दोस्तों आप टॉर्च का भी उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टॉर्च है, टॉर्च की तरह तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, और देखिए यहाँ से बहुत सारी किरणें निकलती है। जब आप टॉर्च जलाइएगा तो लाइट निकलती ना है भाई, और देखिए लाइट में बहुत सारी किरणें रहती है। प्रकाश में जब टॉर्च मारिएगा तो उस टॉर्च के जो फोकस में बहुत सारी किरणें रहेगी, तो अभी किरण पुंज का उदाहरण हो गया। देखिए यहाँ से बहुत सारी किरणें निकल रही है, तो इस टॉर्च को दोस्तों आप एक बिंदु भी मान सकते हैं। फिजिक्स की भाषा में आप इसको बिंदु मान सकते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल रही है और अलग अलग दिशाओं में फैल रही है। यहाँ पर कोई दूसरा दिशा होगा, यहाँ पर कोई दूसरा दिशा होगा, यहाँ पर कोई दूसरा दिशा होगा। तो दोस्तों यह भी अपसारी किरण पुंज का उदाहरण हो गया।
तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि आखिर अभिसारी किरण पुंज हम किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज को दोस्तों अंग्रेजी में हम कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं और इसकी परिभाषा होती है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। या दोस्तों आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पे मिलती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। हमने दोस्तों अपसारी किरण पुंज में देखा कि यहाँ पर एक बिंदु से निकल रही है और अलग अलग दिशाओं में फैल रही है, लेकिन अभिसारी में इसका क्या है, उल्टा है। यहाँ पे क्या होगा कि एक बिंदु पे आके मिलेगा, अलग अलग दिशाओं से आएगा और एक बिंदु पे मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है और इस बिंदु पर दोस्तों अलग अलग दिशाओं से आकर बहुत सारी किरणें आ रही है, ठीक है। तो यह दोस्तों किरण पुंज जो हो गया अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण हो गया, ठीक है। या आप इसको दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए आप लोग कहीं स्टेज शो देखे हैं तो वहाँ पे देखिएगा दोस्तों बहुत सारा डीजे लाइट लगा हुआ रहता है और सभी दोस्तों डीजे लाइट जो है एक जगह फोकस मारता है। जहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कहीं सिंगर आए हैं या फिर मान लीजिए कहीं जयमाला हो रहा है तो वहाँ पे देखिएगा दूल्हा के देह पर, यानी कि दूल्हा के देह पर बहुत सारा डीजे लाइट का जो प्रकाश है मारेगा एक जगह। यहाँ पे इधर टांगा होगा, इधर टांगा होगा, इधर टांगा होगा। तो वह भी दोस्तों अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण हो गया, क्योंकि वह भी अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पे मिल रही है। बिंदु मतलब कि एक जगह पे आ रही है, ठीक है, गोटा एक जगह पे आ रही है, तो अभी क्या हो गया, अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण हो गया। क्योंकि दोस्तों डीजे लाइट भी एक प्रकाश ना है और प्रकाश में क्या होता है कि बहुत सारी किरणें होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या होता है। समांतर किरण पुंज को दोस्तों हम अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल बीम। और दोस्तों इसकी परिभाषा होती है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे से समान दूरी पे होती है, यानी कि समांतर होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारी किरणें हैं और जब बहुत सारी किरणें होगी तो यह क्या होगा, किरण पुंज होगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग गौर से देखिए कि इन सभी किरण पुंज के बीच की दूरी हर जगह समान है। मान लीजिए कि पहला किरण यहाँ पे है, दूसरा किरण यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पर जितना दूरी होगा उतना ही दोस्तों यहाँ पर दूरी होगा। यहाँ पर जितना दूरी होगा ना इन दोनों किरणों के बीच उतना ही दूरी यहाँ पर होगा। यहाँ पर जितना दोस्तों दूरी होगा उतना ही दूरी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो दोस्तों यही होता है समांतर किरण पुंज, कि जिस किरण पुंज की सभी किरणों के बीच की दूरी हर जगह समान होती है या फिर एक दूसरे के समांतर होते हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। देख सकते हैं कि इनके बीच की दूरी हर जगह समान है, यानी कि यहाँ पर जितना दूरी है, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दूरी होगा ना इन दोनों किरणों के बीच, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर दूरी होगा। यहाँ फिर वैसे ही यहाँ पर होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दूरी है तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दूरी होगा तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों यही होता है समांतर किरण पुंज में, कि सभी किरणों के बीच की दूरी हर जगह समान होता है, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और दोस्तों सूर्य से जो प्रकाश आता है वह समांतर किरण पुंज का उदाहरण है, ठीक है। इसको भी दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग किरण पुंज के प्रकार को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। हम यहाँ पे दोस्तों पॉइंट बनाते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको दोस्तों अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन शब्द का दोस्तों अर्थ ही होता है बिखरना। इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, बिखरना, या दोस्तों बिहार में इसको आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है छितराना, ठीक है। प्रकीर्णन का अर्थ यही होता है। और दोस्तों यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि यहाँ पे आप लोग ऐसे समझिएगा कि प्रकाश का बिखरना, यानी कि प्रकाश अगर बिखर रहा है, छितरा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे, यानी कि इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। अब देखिए प्रकाश कैसे बिखरता है भाई, इसको परिभाषा में हम कैसे देंगे, तो परिभाषा में कैसे देंगे दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए इसको हम ऐसे कहेंगे कि जब सूर्य की प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में मौजूद धूल कण के छोटे छोटे टुकड़ों से जब टकराती है तो वह धूल कण के छोटे छोटे टुकड़े प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित कर लेते हैं और बाकी के बचे भागों को क्या करते हैं, इधर उधर बिखेर देते हैं। और इसी घटना को दोस्तों हम क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। अब चलिए दोस्तों हम इस डिफिनेशन को, यानी कि इस परिभाषा को हम पूरा एक्सप्लेन करके समझते हैं। हमने बोला दोस्तों कि जब सूर्य की प्रकाश की किरणें
वायुमंडल में प्रवेश करती है। अब देखिए जब सूर्य की प्रकाश आएगा तो वायुमंडल से होते हुए ही आएगा। मान लीजिए कि आपको किसी घर में जाना है तो आप दोस्तों गेट से ही होकर ना जाइएगा कि नहीं कि दीवार तोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं ना होगा, गेट से होकर जाइएगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे मेरे ख्याल से कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, तो अगर उसको पृथ्वी में प्रवेश करना है सूर्य के प्रकाश को तो उसको वायुमंडल से होकर गुजरना ही होगा। तो जब दोस्तों सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में मौजूद धूल कण के छोटा छोटा बहुत सारा टुकड़ा होती है। धूल कण समझते हैं, गर्दा माटी इसको बोला जाता है भोजपुरी भाषा में, जो नहीं होता है। और आप जानते हैं जब हवा बहेगा तो ये धूल कण ऊपर भी जाएगा। और दोस्तों आप वायुमंडल में गैस का अणु भी रहता है, यानी कि गैस का छोटा छोटा टुकड़ा होता है। यह हमारे दोस्तों नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा, जब आप दूरबीन से देखिएगा ना तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो दोस्तों जब इससे सूर्य की प्रकाश टकराती है तो दोस्तों यह जो धूल कण का छोटा छोटा टुकड़ा है यह क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, यानी कि सोख लेता है, और बाकी के बचे सूर्य का जितना भी प्रकाश का भाग होगा उसको इधर उधर बिखेर देगा, यानी कि इधर उधर क्या करेगा, छितरा देगा, बिखेर देगा। और इसी घटना को हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रकाश का परिकीर्णन कहेंगे। फिर से मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में मौजूद धूल कण के छोटे छोटे टुकड़ों से जब सूर्य की प्रकाश की किरण टकराती है तो वह धूल कण के छोटा छोटा टुकड़ा प्रकाश के कुछ भाग को सोख लेता है और बाकी के बचे भाग को इधर उधर बिखेर देता है। इसी घटना को हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो प्रकाश का परिकीर्णन कहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परिकीर्णन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम समझते हैं इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है इसको। तो दोस्तों हम यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसको दोस्तों अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चूंकि दोस्तों देखिए परावर्तन को अंग्रेजी में हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं और का को अंग्रेजी में हम ऑफ बोलते हैं और प्रकाश को अंग्रेजी में हम लाइट बोलते हैं। देखिए जब यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा वाक्य देखने को मिल जाए जिसमें इसको ऐसे लिखा हो प्रकाश का परिवर्तन, बीच में का लग गया हो और यहाँ पे एक शब्द हो, यहाँ पर एक शब्द हो, तो उस समय हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके अंग्रेजी को लिखते हैं, उसके बाद इसको अंग्रेजी के लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके अंग्रेजी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर आप परावर्तन दिख रहा है, तो परावर्तन का अर्थ क्या होता है। देखिए परावर्तन का अर्थ होगा टकरा कर लौटना। अगर कोई चीज़ टकरा कर लौट रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम हैं और हम दौड़ते दौड़ते गए, दीवार से टकराए, फिर यहाँ पर जब टकराएंगे तो ये नहीं कि दीवार में पार कर देंगे, इधर यहाँ से टकराएंगे तो इधर की ओर फिर हम आएंगे, लड़ के इधर घूम जाएंगे। तो यह हुआ मेरा परिवर्तन, यानी कि प्यारे सर का परिवर्तन। अगर आपका नाम सोहन है, रोहन है, मिथिलेश है, रोशन है, अगर आप किसी चीज़ से टकरा रहे हैं और टकराने के बाद यहाँ पे लौट जा रहे हैं, यहाँ से गए टकराए और लौट गए, तो यह आपका परिवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश का परिवर्तन। यानी कि यहाँ पे आपको समझना है कि प्रकाश कहीं से टकरा रही है और फिर लौट जा रही है। तो दोस्तों यही हुआ प्रकाश का परिवर्तन। अब देखिए प्रकाश हर एक चीज़ से टकरा कर नहीं लौट सकती है। मान लीजिए कि प्रकाश हम समझते हैं लाइट, हम यहाँ पे लाइट को बाढ़े, मान लीजिए कि दोस्तों यह कोई दीवार है, दीवार पे जब मारेंगे और दीवार चिकना नहीं है, ऐसे ही सिंपल सा है, प्लास्टर नहीं हुआ है, ईटा पूरा दिख रहा है, तो दोस्तों जब उस पर प्रकाश लड़ेगा यानी कि लाइट टॉर्च का फोकस लड़ेगा तो देखिए लड़ेगा ना तो वहीं पर रुक जाएगा, ये नहीं कि लड़ के यहाँ भागेगा, ऐसा नहीं होगा, देखिएगा। लेकिन वही उसी दीवार को दोस्तों हम क्या कर दे, खूब चिकना कर दे, पेंट कर दे, प्लास्टर कर दे, पेंट कर दे, खूब चिकना बना दे, और तब दोस्तों हम टॉर्च को बाढ़े। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जब उस दीवार पे जब आप टॉर्च को बारिएगा तो दोस्तों यहाँ पे जब लड़ेगा ना तो इसका प्रकाश जो इधर बनेगा, अब छाई की तरफ बनता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, दीवार की तरफ ऐसा होता होगा। या फिर आप इसको ऐसे समझिए, देखिए अब अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे किए होंगे, जब आप लोग कहीं पढ़ने गए होंगे कोचिंग में या फिर स्कूल में, तो जब आप घड़ी पहने होंगे, मान देखिए हम भी घड़ी पहने हैं, तो जब दोस्तों इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो देखिएगा यहाँ पर अगर इधर से पड़ेगा ना, इधर से अगर प्रकाश आ रहा है तो इधर छाई बनेगा। और ऐसे आप क्या करते हैं, अपने मास्टर जी के या फिर अपने दोस्तों के आंखों पे ऐसे ऐसे करते हैं, तो वही दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन है। यानी कि प्रकाश आया, लड़ा और फिर इधर चल गया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। प्रकाश का परिवर्तन दोस्तों हर एक सतह से नहीं हो सकता है। कोई सतह अगर चिकना है, जैसे शीशा भी हो गया तो आप जानते हैं खूब चिकना होता है, तो इससे भी परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी चीज़ चिकना होगा, ऐसे व्हाइट बोर्ड होगा तो व्हाइट बोर्ड पे दोस्तों परिवर्तन होता है, चूँकि यह बहुत चिकना होता है। समझ गए। देखिए अब कैसे होगा, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर हम कोई सतह को ले लेते हैं जो कि बहुत चिकना है,
मान लीजिए दोस्तों कि हम यहाँ पे एक दर्पण को इधर दें, दर्पण समझते हैं ऐनक जिसमें अपने मुंह को दिखते हैं, दर्पण को धर दें और यहाँ पे आप जानते हैं कि दर्पण के एक साइड को कलई किया गया रहता है। कलई मतलब समझते हैं कि एक साइड को पेंट किया गया रहता है। किससे पेंट किया गया रहता है, ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है सिल्वर ब्रोमाइड से, यानी कि AgBr के घोल से इसको पेंट किया गया रहता है। आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कभी फोड़े होंगे तो देखे होंगे यहाँ पे एक साइड पेंट किया हुआ रहता है। और दोस्तों जिस साइड पेंट नहीं किया गया होता है उस तरफ से हम अपने मुंह को देखते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे पेंट कर दिए हैं और पेंट अगर किया होगा तो उसको दोस्तों हम इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। और ऊपर पे पेंट नहीं किया गया है, तो जहाँ से पेंट नहीं किया गया है वहाँ से अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, एक टॉर्च को जलाते हैं। मान लीजिए हम एक टॉर्च को जला दिए, तो दोस्तों जब टॉर्च का प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ पे पड़ने के बाद ये टकरा कर यहाँ भाग जाएगा। आप लोग ऐसे करके भाई देख लीजिएगा, भाग जाएगा। देखिए यह क्या है, प्रकाश की किरण है, या फिर आप टॉर्च को समझ सकते हैं, टॉर्च का लाइट है। अब जानते हैं कि इसको किरण ही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पड़ा और टकराने के बाद इधर भाग गया, तो इसी को दोस्तों हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम ज़रा डिटेल में नहीं जाएंगे, चूँकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो हम यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन, इसको दोस्तों अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को गौर से देखिए, उस समय यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन था। जब परावर्तन था तो उस समय हम रिफ्लेक्शन बोल रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे अपवर्तन चला है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ध्यान से, तो इसमें आपको गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अब देखिए अपवर्तन जो यहाँ पे आप शब्द देख रहे हैं, इसका दोस्तों मतलब होता है आर पार होना। इसका मतलब क्या होता है, आर पार। जैसे मान लीजिए कि हम गए और कोई टाटी समझ लिए, टाटी समझते हैं, गांव देहात में पूस का घर होता है, झोपड़ी का, तो हम दौड़ते दौड़ते गए प्यारे सर, और जब टाटी से हम टकरा है तो ये नहीं कि टाटी से टकरा के बाद हम गिर जाएंगे, ऐसा नहीं ना होगा। यहाँ से टकरा है तो यहाँ पर हम नहीं आएंगे, पीछे नहीं आएंगे, उस टाटी को गिराते हुए हम टाटी के घर के अंदर चले जाएंगे। तो दोस्तों हम क्या हुए कि टाटी के आर पार हो गए, तो उसको हम क्या है कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। हालांकि वो बात अलग है कि पकड़ाने के बाद हम खूब थुराएंगे, वो बात अलग है, लेकिन हम क्या होंगे, आर पार हो जाएंगे, तो वह क्या हुआ, मेरा अपवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि यहाँ पे आपको समझना है कि प्रकाश कहीं से आ रही है और आर पार हो जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर पानी हम ले लेते हैं, ठीक है, पानी है, और हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ से टॉर्च को जलाते हैं। देखिए प्रकाश बहुत तरीके का होगा, आप सूर्य का भी प्रकाश को ले सकते हैं या फिर पानी को भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेखा को खींच देते हैं, खींच सकते हैं भाई। जो पानी का सबसे ऊपर वाला तल होता है ना, तल ऊपर वाला समझिएगा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम क्या करते हैं, एक रेखा से खींच लेते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे आप लोग टॉर्च को जलाइएगा तो यहाँ पर जो दोस्तों पड़ेगा, तो पानी से टकराने के बाद प्रकाश देखिए टकरा कर लौटता नहीं है, इसको छेद कर आ जाएगा। यहाँ पर जब पड़ेगा ना तो यहाँ पे इसको छेद देगा। छेदने का मतलब है कि आर पार हो जाएगा। ये नहीं कि प्रकाश जब पानी से टकराएगा तो नीचे नहीं आएगा, आर पार हो ऊपर भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यह क्या करेगा कि नीचे आ जाएगा, आर पार हो जाएगा। और दोस्तों इसी घटना को हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। तो दोस्तों इसकी हम परिभाषा देंगे कि जब सूर्य की प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में आती है तो दोस्तों वह अपने मार्ग से भटक जाती है, और इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब देखिए एक पारदर्शी माध्यम और दूसरी पारदर्शी माध्यम का क्या मतलब है। देखिए फिजिक्स में हर चीज़ को माध्यम माना जाता है, जहाँ से प्रकाश गुजर सकती है, यानी कि जहाँ तक प्रकाश आ सकती है उसे हम माध्यम कहेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर प्रकाश आ रही है तो इसको भी हम माध्यम कहेंगे, और इसको भी हम माध्यम कहेंगे। और यह माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि इस माध्यम से प्रकाश आर पार अगर हो रही है तो इसे पारदर्शी माध्यम कह देंगे। पारदर्शी मतलब होता है कि पार करना, तो इसको हम देखिए प्रकाश यहाँ से पार कर रही है कि नहीं, इस माध्यम से, ये नहीं कि यहाँ से नहीं आ रही है, प्रकाश यहाँ से आ रही है तो इसको हम पारदर्शी माध्यम कह सकते हैं। और यहाँ भी आ जा रही है तो इसको भी हम पारदर्शी माध्यम कहेंगे। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो दोस्तों वह अपने मार्ग से भटक जाती है। देखिए पर सब सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ से आए तो दोस्तों इसको सीधा निकलना चाहिए था, चूँकि ये ऐसे आ रहा है, ध्यान से देखिए, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था,
ठीक है। लेकिन यह क्या हुआ दोस्तों, इधर न जाकर इसमय हो गया। तो दोस्तों इसी घटना को हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। देखिए अपवर्तन में यही होता है कि वो अपने मार्ग से भटक जाएगा, इसको जाना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यह इसमय आ गया, तो इसी घटना को अपवर्तन कहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग डिफिनेशन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे दोस्तों, इसके लिए एक खास वीडियो ही आएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैं जो भी कुछ मैं आपको समझाया हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।